नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत महाकाव्य, उसका नागमती विरह खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत में जायसी ने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन संपूर्ण काव्य में प्रधानता जो है वो वियोग श्रृंगार की ही रही है। तो सूफी साधकों की साधना के लिए वियोग श्रृंगार अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए पद्मावत में जायसी का जो वियोग श्रृंगार है उसको महत्व देना स्वाभाविक ही है। जायसी ने वियोग वर्णन में जिस कुशलता का परिचय दिया, उसी कुशलता का परिचय संयोग वर्णन में भी दिया है। संयोग श्रृंगार वर्णन के लिए जायसी ने षड ऋतु वर्णन का सहारा लिया है और विप्रभ श्रृंगार के लिए उन्होंने 12 मासे का प्रयोग किया है। तो भारतीय साहित्य में इन दोनों की परंपरा रही है। वैसे 12 मासे की परंपरा अपभ्रंश में ही देखने को मिलती है। नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता के चरम उत्कर्ष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम के चतुर चितेरे कवि ने नागमती को स्वयं में साकार कर लिया है। नागमती एक गृहिणी के रूप में चित्रित की गई है। साधारण स्त्री के सुख दुख को ध्यान में रखते हुए ही मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है, इसलिए वह हृदय को अभिभूत कर देता है। तो नागमती ईर्ष्यालु है, पति के मंगल की कामना करने वाली है, अपने सुख दुख की उपेक्षा करके पति के सुख में अपने को सुखी मानने वाली है। तो जायसी के इस विरह वर्णन में नागमती का यह रूप बड़े सुंदर ढंग से उभर आया है, इसलिए वह जो वर्णन है वह अत्यंत करुण हो उठा है और उसकी जो व्यथा है वह अपने आप ही मुखरित हो उठती है। तो कमल कुलश्रेष्ठ जो आचार्य हैं उनके अनुसार कि वेदना का जितना निरीह निवारण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल और पावन स्वरूप इस विरह वर्णन में मिलता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो नागमती के विरह वर्णन के लिए जायसी ने 12 मासे का सहारा लिया और एक एक महीने के क्रम से नागमती की जो वियोग व्यथा है उसका सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। तो जायसी ने आषाढ़ मास से 12 मासे का आरंभ किया है। कहाँ से? आषाढ़ के महीने से, जब वर्षा ऋतु होती है। और जायसी ने अपने 12 मासे में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा है और इनके वर्णन की विशेषता इस 12 मासे में अवश्य देखने को मिलती है। फिर भी वह वर्णन परंपरा युक्त ही कहा जा सकता है। तो षड ऋतु या 12 मासे का जो वर्णन है उद्दीपन की दृष्टि से ही किया गया है और ऋतुओं की जो भिन्न भिन्न अवस्था है तो उनका प्रयोग भी जायसी ने किया है। तो इसका परिचय पद पद पर 12 मासे में मिलता है। तो जायसी ने जो प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है उसमें विरह की अवस्था में वे सभी सुखद और जो दृश्य हैं, सुखद दृश्य नागमती के लिए कष्टदायक सिद्ध होते हैं। तो ग्रामीण जीवन और कृषकों के अनुभव और सहज जो विश्वासों की झांकी 12 मासे की इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि अदरा लाग बीज भुई लेई, मोहि पाए बिनु को आदर देई, पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवहो, बिनु नाह मंदिर को छावा। साधारण रूप में कृषक गांवों में इस समय छप्पर छानने आदि का काम करते हैं और पुनर्वसु मघा या जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी का, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में खूब वर्षा होती है। तो उसका भी वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि सावन बरिस मेह अति पानी, भरना भर हो विरह जुरानी, लागू पुनर्वसु पीऊन देखा, मैं बाउरी कह कंथ सरेखा, बाट असज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भवे गंभीरा, जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी, भर भादो दुभर अति भारी, कैसो भरो रेन अंधियारी, बरसी मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दुई नैन चुबही जस ओरी। तो पूर्विया लाग मुहिब जलपुरी, आकर जवास हुई हो जरी। तो अन्य महीनों की विशेषताओं को भी इसी प्रकार ध्यान में रख कर के जायसी ने
सजीव चित्र उपस्थित किया है। और इस 12 मासे के वर्णन में जायसी पर ग्रामीण जीवन का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि जेठ आषाढ़ का वर्णन करते हुए भूल गए कि नागमती महलों की रानी है और साधारण ग्रस्तों की छप्पर छाने की चिंता का रानी नागमती में उभर आना और चिंता ग्रसित होना जायसी की लेखनी का मर्म स्थल में डूब करके ग्रामीण जीवन का सहज स्वाभाविक वर्णन इस खंड को उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो इस 12 मासे में बहुत स्थानों पर जायसी ने विरह का इतना अधिक मार्मिक वर्णन किया कि नागमती वियोग खंड पद्मावत का प्राण बिंदु बन गया। और जायसी की ये उक्तियां जितनी सरल और कोमल है उतनी ही करुणा उत्पन्न करने वाली है। विरहिणी की विवशता हृदय को छू जाती है और कुछ पंक्तियों में हम इसको देख सकते हैं कि पर्वत समुद्र अगम बीच वन बेहड़ घन ढंक किमी करी भेंटो कंत तोही ना मोही पावन पंख। तो यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊं मकु तो ही मार्ग होई परो कंत घरे जह पाऊं। तो नागमती अपनी विवशता का संदेश प्रियतम तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों की सहानुभूतियां चाहती है। पिय सो कहे हूँ संदेशरा ए भवरा ए काग सोधरी विरह जारी गई तेहिक धुआं हम लाग। तो नागमती के विरहजन्य दुख और ताप का प्रतिबिंब जो प्रकृति है उसमें भी देखने को मिलता है। विरह की मारी नागमती महलों के वैभव विलास साज सज्जा से विमुख है। उसके लिए प्रकृति का सौंदर्य और मलेज पर्वत की जो सुगंधित हवाएं हैं, जो महकता है, वो सभी जो तत्व हैं वो कष्टप्रद हो गए हैं। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है पर नागमती की विरह वेदना बढ़ती जाती है। कवि कहता है कि कुहुकी जैसी कोयल रोई रक्त आंसू गुंगची बन बोई पे करमुखी नैन तजराती को सिराव विरहा दुखताती। तो कवि का कहना है कि प्रकृति में नागमती के दुख को भी देखने का उपाय उसके प्रियतम को नहीं है, अन्यथा वह अवश्य लौट आता। तो जिस देश में उसका पति बसा हुआ है, लगता है कि प्रकृति के कोई भी उपकरण वर्तमान नहीं जो नागमती की याद उसे दिलाते हैं। तो न पावस ओही देश रे न हेवंत वसंत न कोकिल न पपीहरा के ही सुनी आवती कत। तो जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप में अभिव्यंजित हुई है। तो विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। जैसे जेही पंखी कह आडबो कहीं सो विरह के बाद सोई पंखी जाई डरी तरिवर होई निपात। तो नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है उसे प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है, वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जल करके नष्ट हो जाता है। तो विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही यहाँ प्रदान हो उठती है तो जायसी के विरह वर्णन में अत्युक्तियों का अभाव देखा जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो वस्तु व्यंजना है वो नहीं हुई है, तो संवेदना ही अभिव्यंजित हुई है। तो ऐसे वर्णनों में जायसी ने अधिकांश रूप से कौन से अलंकार का सहारा लिया है? हेतु प्रेक्षा। तो जिसमें हेतु कल्पित होता है, हेतु की कल्पना की जाती है, लेकिन अप्रस्तुत वस्तु का स्वरूप जो होता है वो वास्तविक होता है, जो रस ग्रहण में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नागमती के विरह वर्णन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें नायिका अपना रानीपन भूल जाती है और उसके शील में अवध क्षेत्र की जो सामान्य स्त्रियां हैं उनके दर्शन होते हैं। तो पति के अभाव में उसके घर के छप्पर की मरम्मत कौन कराएगा? यह रानी नहीं, किसी साधारण स्त्री की चिंता है। कि पुखन छत्र सिर ऊपर आवा हौसला बिनु ना हम मंदिर को छावा। तो नागमती के अश्रु प्रवाह में भी ग्रामीण जो लोकग्रह है उनका दृश्य साकार हो गया है। जैसे बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोरी हुई नैन चुबे जिस ओरी। तो नागमती के विरह वर्णन की मर्म विस्पष्टता का मूल आधार लोक तत्वों का
विनियोग है। बारहमासा के लोक साहित्यगत जो काव्य रूप है इसको ग्रहण करके जायसी ने अपने वर्णन में सजीवता ला दी है। इसमें वियोग के शास्त्रीय नहीं संवेदनात्मक रूप के दर्शन होते हैं और लोक संस्कृति से संबंधित होने के कारण यह एक रूढ़ि मुक्त है, तो इसकी अपूर्वता स्वाभाविक रूप से चित्रित हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पद्मावत में नागमती विरह व्यथा का वर्णन है उसमें नागमती के विरह की जो 3 स्थलों पर उन्होंने उसका वर्णन किया है उसमें नागमती 5वां वियोग खंड है और नागमती संदेह खंड और पद्मावती नागमती विलाप खंड में विरह वेदना का वर्णन जो है हृदय विदारक है और संभव है कि ऐसा हृदय विदारक वर्णन साहित्य में और कहीं नहीं मिलेगा। तो बादशाह अलाउद्दीन की जो विरह व्यथा का वर्णन है और पद्मावत में बादशाह अलाउद्दीन के विरह व्यथा का वर्णन उसमें बड़ा करुणा उत्पन्न करने वाला है, वह मर्म स्पर्शी है जिसका वर्णन पद्मावती रूप चर्चा खंड में मिलता है। तो राघव चेतन चित्तौड़गढ़ को छोड़ने के बाद बादशाह अलाउद्दीन के पास पहुंच करके अलाउद्दीन को पद्मावती के रूप सौंदर्य के बारे में जब बताता है तो जिसे सुनकर के राजा विरह व्यथित होकर के तड़पने लगता है, तो जिसका सुंदर वर्णन जायसी ने पद्मावत में किया है। तो पद्मावत में अनेक पात्रों का विभिन्न स्थलों पर मर्म स्पर्शी वर्णन प्रयुक्त हुआ है, लेकिन सबसे अधिक नागमती का विरह वर्णन पाठकों को द्रवित करता है क्योंकि ऐसा मार्मिक वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जायसी के विरह वर्णन की क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण उन्हें विरह वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि मान लिया जाता है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम इस विरह की जो व्यापकता है इसके माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे विरह की आगी सूर जरी कांपा राति दिवस जरे ओह तापा खिनहि सरग खिन जाई पतारा थिर न रहे यही आगी अपारा। तो रुदन से परिपूर्ण ये जो महाकाव्य है इसमें विरह की व्यापकता अतिशयोक्ति के रूप में दिखाई गई है। कहीं कहीं कवि की अतिशय कल्पना ने कथानक को अविस्मरणीय बना दिया है। तो विरह की आग में संपूर्ण सृष्टि जल उठती है। सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इस आग में न जलता है और न केवल मानव बल्कि पशु पक्षी सूर्य आकाश पाताल स्वर्ग ब्रह्मांड सभी विरह की अग्नि में जलते हुए नजर आते हैं। तो पद्मावत में सभी जगह रुदन की अतिव्याप्ति पाठकों को उद्वेलित करने वाली है। तो इस प्रबंध काव्य के सभी स्त्री पुरुष पात्र विरह में अत्यधिक आंसू बहाते हुए चित्रित किए गए हैं। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से प्रबंध काव्य की गरिमा में कमी महसूस होती है। कहीं तो पर्वतों के शिखर आंसुओं में डूब जाते हैं तो कहीं समुद्र अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। विरह ताप की जो व्यापकता है उसमें विरह की तीव्रता के साथ साथ विरह ताप की अतिशयता का भी वर्णन किया गया है। तो अन्य प्राणियों के अलावा नागमती की विरह की आग में नागमती जो है वो भी विरह की आग में जलने लगती है। सृष्टि के अन्य पदार्थ भी उसे जलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अस पर जरा विरह कर गठा मेघ साम भय घूम जो उठा दाता राहु केतु गा दादा सूरज जरा चांद जरी आधा। तो विरह का हृदय विदारक चित्रण जो है नागमती वियोग खंड में या पद्मावत में किया गया है। तो जायसी ने न केवल विरह ताप का उल्लेख किया अपितु जो विरही जन हैं उनकी वेदना का और दर्द का भी हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किया है। राजा रत्नसेन के हृदय में जब विरह की आग जलती है तो राजा रत्नसेन अत्यंत करुणाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसी तरह नागमती का विरह वर्णन भी हृदय विदारक है। विरह वाण तस लागन डोली रकत पसीज भांजी गई सुखी हिया हार भाबारी हरे हरे प्राण तद ही सब नारी। तो प्रकृति की जो संवेदनशीलता है उसका भी चित्रण यहाँ स्पष्ट रूप से किया गया है कि
जो विरही पात्र हैं उनके साथ साथ प्रकृति को भी सहानुभूति व्यक्त करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लताएं, फूल, सारी प्रकृति विरही जनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देती है। तो विरह का जो घनत्व है वो इतना है कि पक्षी भी विरह की अग्नि में जलने लगते हैं, वृक्ष पत्ते छोड़ने लगते हैं। जैसे जेहि पक्षी के नियर होई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई, जरी तरवर होई निपात। तो इसमें जो निसहाय विरही है उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावती के अनुसार यदि पेड़ के पत्ते को पेड़ से अलग करके पृथ्वी पर वायु गिरा देती है या पेड़ चूर चूर करके उसको ठुकरा देता है तो वह किस वृक्ष का सहारा लेगा। तो इस प्रकार जो नागमती वियोग खंड है उसको जनसाधारण का विरह वर्णन भी कह सकते हैं। जैसे इसमें छोटे बड़े सभी जो पात्र हैं वो जनसाधारण की तरह विरह व्यथित दिखाई देते हैं। इनमें राजा, रानी, दास, दासियां एक समान प्रभावित हुए दिखाई देते हैं। तो नागमती का कथन इस बात की पुष्टि करता है कि तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बिन छाजनी भई गड़ी, कोरे कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिन कंत न छाजनी छाजा। तो जो सात्विक प्रेम है वो इसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि जो पद्मावती में जो वियोग वर्णन है उसमें सात्विकता या जो श्रृंगार वर्णन है, चाहे वह संयोग पक्ष हो उसका, चाहे वियोग पक्ष, उसमें सात्विकता की प्रधानता कही जा सकती है। तो सारे जो पात्र हैं पद्मावत के वो वियोग की आग में जल करके पावन, विनम्र और सात्विक बन चुके हैं। तो उनके मन में गर्व और अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। तो जिस प्रकार आग में तप करके सोना शुद्ध होता है उसी प्रकार नागमती के जो विरह की आग में जल करके उसके जो विकार हैं वो भस्म हो जाते हैं और उसमें केवल एक सत्वगुण की प्रबलता रहती है। तो नागमती अपने शरीर को जला करके राख कर देना चाहती है। वह पवन को भी कहती है कि इस राख के चारों ओर इस राख को उड़ा करके बिखेर दो ताकि यह उस रास्ते जाकर के गिरे जहां पर उसका जो प्रियतम है वो पैर रख करके उसके ऊपर से निकलेगा और इस तरह कहीं उसके पैरों का स्पर्श हो जाएगा उसको। जैसे यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जह पाँव। तो नागमती के अतिरिक्त राजा रत्नसेन में भी सात्विकता और पावनता के दर्शन होते हैं। तो विरह के कारण वह भौतिक कष्टों से कुछ क्षणों के लिए मृत्यु को छोड़कर के देवलोक में पहुंच जाता है और सचेत होकर के फिर कुछ कहने लगता है कि जब भा चेत उठा वैरागा, बाउर जना सोई उठी जागा, आवत जग बालक जस रोआ, उठा रोई हाँ ज्ञान सो खोआ, तो हो तो आहा अमरपुर जहां, यहाँ मरनपुर आए कहाँ। तो इस प्रकार फारसी पद्धति के अनुरूप विरह का चित्रण यहाँ किया गया है। इस प्रकार नागमती के विरह के उद्गारों को इस तरह दिखा करके जायसी ने भावुकता का परिचय दिया है। इस बात के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जायसी की खूब प्रशंसा की है। तो जहाँ तक भावुकता का प्रश्न है, विरह में नागमती द्वारा ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक है। उधेड़बुन तब शुरू होती है जब नागमती को पद्मावत में एक रानी के रूप में पाते हैं। तो एक रानी को भला घर छाए जाने की चिंता क्यों होगी। तो जायसी ने रानी नागमती को विरह में साधारण स्त्री के रूप में क्यों चित्रित किया। किसी रानी को दर्द नहीं होता क्या, फिर उसे एक साधारण नारी बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हिंदी काव्य परंपरा में ऐसे विरह वर्णन विरही को साधारण पात्र बना करके ही सामने लाते हैं। तो वियोग में रानी नागमती साधारण नारी दिखती है। वियोग में उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। वियोग चाहे रानी का हो या साधारण नारी का, तो दोनों वियोग के धरातल पर अपने आप को सामान्य मनुष्य सोचने लगते हैं। तो वियोग में अगर रानीपन का गर्व रहेगा तो वह वियोग यथार्थ तरीके से सामने आ ही नहीं सकता। तो दुख की ऐसी मनोभूमि है
दुख ही ऐसी मनोभूमि है जहाँ बड़ा आदमी भी अपने आप को सामान्य आदमी समझने लगता है। तो जायसी ने नागमती को साधारण नारी के रूप में चित्रित करके उसके वियोग को लोकव्यापी बनाया और नागमती का विरह वर्णन अंतर्मन को इसलिए छूता है कि वह रानी होते हुए भी अपने आप को साधारण नारी के रूप में देखती है। तो काव्य जगत में ऐसा करने की परंपरा रही है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो कथा है वो लोकव्यापी हो और दूसरा जो पात्र है वो सामान्य जनता की सहानुभूति का पात्र बने। तो नागमती जो है रानी होते हुए भी वो पाठकों की सहानुभूति उतनी नहीं बटोरती है जितनी कि वह साधारण नारी के रूप में ऐसा करने में सफल हुई है। तो जायसी दरबार के लिए नहीं, सामान्य जनता के लिए लिख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सामान्य जनता की जो संवेदना है उसको प्रमुखता दी। और जायसी का अनुभव लोक सामान्य वर्ग का है, इसलिए उनकी जो वर्ग चेतना है उन पर हावी हो गई है। तो जायसी लोक कथा के सहारे जायसी ने पद्मावत लिखा। तो नागमती लोक कथा की रानी है, किसी दरबार की रानी नहीं है। तो लोक कथा में राजा रानी एक प्रतीक होते हैं, उनका व्यवहार जनता की तरह होता है। तो जायसी जहाँ दरबारी संस्कार जैसे घोड़े गिनना, भोजनों के विभिन्न प्रकार आदि का वर्णन करते हैं, वहाँ वे सिर्फ वर्णन करके रह जाते हैं, कोई मार्मिकता नहीं उसमें दिखाई देती है। तो जायसी कालिदास के समान दरबारी वर्णन में सिद्धस्थ नहीं हो सकते थे। कालिदास का लगाव अभिजन या अभिजात्य वर्ग से था, अभिजन समाज से था। तो क्या कारण है कि एक ही राम कथा को तुलसी और केशवदास दोनों लिखते हैं? तो तुलसी राम कथा के अमर गायक हो जाते हैं और केशवदास सिर्फ चमत्कारी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो तुलसी की शैली केशव से भिन्न है, तो एक लोक अनुभव के कवि हैं और दूसरे दरबारी अनुभव के। तो यही वह बिंदु कहा जा सकता है जो हर कवि के रचना संसार को अलग अलग संस्कार प्रदान करता है। तो जायसी नागमती को रानी के रूप में चित्रित कर सकते थे, पर वह चित्रण कितना प्रामाणिक और मार्मिक होता यह कहना मुश्किल है। तो जायसी दरबारी जीवन की बारीकियों से परिचित नहीं थे। जाहिर है कि वह रानी नागमती का चित्रण करते तो वह वर्णन मात्र ही होता। और वियोग के पक्ष से देखें तो वियोग अवस्था में आदमी की जो सारी भौतिक इच्छाएं होती है वो नष्ट प्राय हो जाती है, बस उसे अपने प्रिय को पाने की चाह होती है। तो सच्चा वियोग वही हो सकता है जिसमें मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही रहता है, सारी भौतिकताएं पीछे छूट जाती है। तो वियोग में नागमती अगर रानी बनी रहती है तो निश्चित रूप से उसे रत्नसेन के अलावा अपने रानीपन से भी प्यार है। तो वियोग में अगर कोई रानी साधारण नारी की तरह व्यवहार करती है तो उसका मूल कारण है कि प्रेम के प्रति अगाध जो समर्पण है, उसका सुख जो है वो भौतिक दशा नहीं है, उसकी मानसिक दशा होती है। तो जो मानसिक रूप से दुखी है उसे दरबारी सुख या रानीपन है जो वो कैसे अच्छा लगेगा। तो जायसी ने मानव मन का सजीव चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है, इसीलिए विरह दशा में उन्होंने नागमती को साधारण नारी के रूप में चित्रित किया। तो सुख में मनुष्य गर्व महसूस करता है, तो एक साधारण तबके के जो प्रेमी प्रेमिका है उसमें अपने आप को राजा रानी समझते हैं, पर वियोग की आंच में सारी भौतिक ऊंचाई जो है वो नष्ट हो जाती है। तो आंसू के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो जायसी ने नागमती का वियोग सजीव तरीके से प्रस्तुत किया। पद्मावत की कथा लौकिकता और अलौकिकता दोनों की छाप उस पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और नागमती की आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहे हैं। भौतिक धरातल पर यह बात अस्वाभाविक है। दुख का पारवार कुछ ऐसा है कि जिसमें पूरी पृथ्वी समाई हुई दिखती है। वर्षा का होना एक प्राकृतिक घटना है, तो नागमती वर्षा की बूंदों की तुलना आंसुओं से करने लगती है कि बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोरी दुई नैन चुए असजस ओरी। तो एक विरही एक नितांत प्राकृतिक घटना को भी अपने अनुकूल किस कदर ढाल लेता है, इसका यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। तो जायसी नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं और विरह दशा कुछ ऐसी होती है कि जिसमें सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक हो जाती है। तो मानव मन की ये स्वाभाविक प्रकृति है। तो नागमती को चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती और उसमें उसने एक विरही मन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जायसी ने मनुष्य की सामान्य भावना को तब और यथार्थ तरीके से दिखाया है जब उन्होंने चित्रित किया है कि नागमती सभी के प्रिय मित्र के आने पर और व्याकुल होती है। उसमें विषम्य की भावना मानव सुलभ ढंग से दिखाई देती है और नागमती को गहरी टीस होती है कि सबके प्रिय आ गए, फिर रत्नसेन अब तक क्यों नहीं आए। तो सब खुश हैं लेकिन वह दुखी है।
तो वियोग अवस्था में नागमती का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। प्रेम के प्रति अथाह समर्पण और प्रिय के न आने पर ऐसा सोचना उसको मजबूर कर देता है। तो नागमती विरह में इस तरह से व्याकुल है कि उसे हीरामन तोता कभी अक्रूर, कभी वामन, कभी इंद्र दिखता है। तो वह रत्नसेन पर कम और हीरामन पर ज्यादा क्रोधित है। तो वास्तविकता यह है कि उसे रत्नसेन ने छला है, पर वह हीरामन को ही छलने वाला मानती है। तो रत्नसेन से इतना प्यार है कि वह उसे धोखा देने वाला, छलने वाला मान ही नहीं सकती। तो नागमती को अपने प्रेम पर विश्वास है, इसलिए वह दोषी रत्नसेन को नहीं, हीरामन को ही मानती है। तो हीरामन कौन है यहाँ? तोता। तो नागमती का हीरामन तोते पर गुस्सा दिखा करके जायसी ने एक प्रेमी हृदय की सामान्य अनुभूतियों को दिखाया है। तो महान कवि की विशेषता इसी में होती है कि वह मनुष्य की सामान्य अनुभूतियों को विशेष बनाता है और इस तरह बनाता है कि वह सामान्य लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जायसी ने नागमती को साधारण नारी के रूप में चित्रित करके उन्होंने पद्मावत को लोक जीवन